फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था स्नेहा ने जब इतने सारे लोगों को देखा तो कहा कि मेरे तो घर में ज़्यादा मेंबर हैं, लेकिन मधु दीदी के घर में कम मेंबर हैं, लेकिन ख़ानदान बहुत बड़ा सारा है। सारी ज़िंदगी रस्में निभाने में और आने जाने में, बर्त में खर्चने में ही गुजर जाती है, इतने बड़े सारे ख़ानदान में। स्नेहा ने सोचा, सभी लोग मधु से बहुत प्यार से मिले, सबने ही बहुत सारे ढेर सारे आशीर्वाद मधु को दिए। जानकी जी ने मधु को सगाई का दुपट्टा उड़ाया और राधा ने मधु को चूड़ियां पहनाई। बारी बारी से सब ने मधु को मिठाई खिलाई और सब ने उसकी गोद में पैसे डाले। जितने भी लोग जानकी जी के साथ आए थे, सभी ने 500-500 के नोट मधु की गोद में डाले। अब आगे स्नेहा ने देखा तो उसको याद आया कि जब उसकी यह रस्म करने सरला जी के घर से आए थे तो सबने 50-100-150 रुपये ही डाले थे। सभी साथ आए रिश्तेदार भी बहुत मोहब्बत वाले और मिलनसार थे। खाने की भी सब लोगों ने बहुत तारीफ की। सबके जाने के बाद जब मधु ने रुपए गिने तो पूरे 7,500 रुपये थे उनकी गोद में। माँ ने कहा, देखा बेटा, कैसा घर भी हो, भले ही गरीब हो, लड़का कम कमाता हो, लेकिन लोग दिल वाले हैं। यह बात स्नेहा को अंदर तक छलनी कर गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, चुप रही। नीरज का फ़ोन आया तो वो स्नेहा से कहने लगा कि स्नेहा, जल्दी से वापस आ जाओ, माँ जी को गरिमा दीदी के घर जाना है, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। स्नेहा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने कहाँ रोका है माँ को चले जाना चाहिए ना। मैंने तो कहा था माँ से कि माँ आप चली जाओ। वह चली जाएंगे तो घर कौन संभालेगा, खाना कौन बनाएगा, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। नीरज ने भी गुस्से में कहा, अच्छा तो यह सब मेरी जिम्मेदारी है क्या मैंने तुम्हारा घर संभालने की और तुम्हारे भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी ले रखी है। स्नेहा ने तेज आवाज़ में कहा। स्नेहा, ऐसा नहीं कहते, सोचो यह घर तुम्हारा भी तो है और मेरे भाई बहन तुम्हारे भी तो कुछ लगते हैं। नीरज ने प्यार से स्नेहा को समझाते हुए कहा तो स्नेहा पिघल गई। आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ऐसा करो, आप लेने आ जाओ मुझे। स्नेहा ने कहा तो नीरज ने फ़ौरन बहाना बना दिया, नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे कुछ काम है। ऐसा करो, तुम पिताजी से कहो, पिताजी छोड़ जाएंगे आकर तुम्हें। नीरज के कहने पर स्नेहा को फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आप क्यों नहीं आ सकते, समझा करो जानू, प्लीज़ मुझे काम है। नीरज ने इतने प्यार से कहा कि स्नेहा को फिर मानना ही पड़ा। चलो ठीक है, मैं बाबा से कहूँगी, बाबा मुझे छोड़ने आ जाएंगे, कहकर स्नेहा ने फ़ोन रख दिया। स्नेहा, ऐसा करो, यह मिठाइयाँ लेते जाओ, अपने सास ससुर का, अपने देवर और छोटी नंदों का मुंह मीठा करवाना, मधु की सगाई की खुशी में। माँ ने ढेर सारी मिठाई के पैकेट स्नेहा को देते हुए कहा, माँ इसमें मेरी पसंद की मिठाई है या नहीं। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा तो माँ ने कहा, है ना, तुम्हारी पसंद कैसे भूल सकती हूँ भला। स्नेहा ने मावे के लड्डू का पैकेट अपने पर्स में रख लिया। बाकी सारी मिठाई का पैकेट उसी बैग में रखकर बाबा के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। बाबा ने रास्ते में उसे उसकी पसंद के फ्रूट भी दिला दिए, एप्पल, बनाना, पपाया, स्ट्रॉबेरी, कीवी, एवोकाडो और ड्राई एप्रिकॉट्स। यह सारे फ्रूट स्नेहा को बहुत पसंद थे। आज फिर स्नेहा के ससुराल से बाबा को बिना खाना खाए लौटना पड़ा। स्नेहा ने कहा भी मैं बना देती हूँ, तो बाबा ने कहा, नहीं, तुम अभी तो सफ़र में से आई हो, थकी हुई होगी, तुम आराम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं रास्ते में खा लूँगा। स्नेहा को बहुत बुरा लगा। उसने नीरज से कहा कि जब माँ जी को पता था कि मैं और बाबा आ रहे हैं तो क्या वह हमारे लिए खाना भी नहीं बना कर रख सकती थी। नीरज माँ की ही हमेशा हाँकता था, इसलिए फ़ौरन बोला, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज माँ ने खाना नहीं बनाया। अच्छा तो फिर आप सबने क्या खाया? स्नेहा ने नीरज से सवाल किया। कुछ नहीं, मैं नाश्ता लेकर आ गया था बाहर से, बस वही खाकर बैठे हैं सब। स्नेहा कुछ नहीं बोली और उसने बैग में रखे मिठाई के पैकेट भी यह सोचकर नहीं निकाले कि जब मेरे बाबा के लिए खाना तक नहीं बना सके तो मैं क्यों मिठाई खिलाऊं। सारे फ्रूट्स और मिठाई का पैकेट उसने अपने रूम में ही रख लिए। माही और दीपा दोनों स्नेहा के कमरे में आई। भाभी भाभी कैसी हो आप, करके उसके पास ही बैठ गई।
दोनों की नियत फ्रूट और मिठाई के पैकेट पर थी। स्नेहा ने कहा, मैं अच्छी हूँ और बहुत थकी हुई हूँ, अभी आराम करूँगी, तुम लोग जाओ, मुझे आराम करने दो। दोनों बहनें उठकर खड़ी हो गई और निगाहें अब भी फ्रूट और मिठाई के पैकेट पर ही थी। नीरज ने दोनों बहनों को देखा तो पूछा कि फ्रूट या मिठाई खाना है क्या? दोनों बहनें कुछ नहीं बोले, बस नीरज की तरफ ललचाई निगाहों से देखती रही। नीरज ने आगे बढ़कर मिठाई का एक पैकेट और कुछ फ्रूट उनके हाथ में पकड़ा दिए। स्नेहा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वह चुप रही कि कोई भी ओछी हरकत करना सही नहीं है। दोनों बहनें फ्रूट और मिठाई लेकर खुशी खुशी कमरे से चली गई। स्नेहा ने भी भूख के मारे कुछ फ्रूट और मिठाई निकाली और खाने लगी। स्नेहा, माँ को नहीं दोगी? नीरज ने धीरे से कहा। अभी आराम करूँगी, उसके बाद उठूँगी तो दे दूँगी। स्नेहा ने कुछ मुँह बनाते हुए कहा। लो, आपको खाना है मिठाई का पैकेट? नीरज की तरफ बढ़ाते हुए स्नेहा ने कहा। नहीं, तुम जब उठोगी तब माँ को दोगी, तभी मुझे भी दे देना, कहकर नीरज कमरे से बाहर निकल गया। नीरज को बुरा लग चुका है। स्नेहा समझ गई थी, लेकिन स्नेहा ने परवाह नहीं की और लेट गई और जल्दी ही थकी होने की वजह से वह नींद की आगोश में चली गई। क्या काम करता है तुम्हारा बहनोई? सरला जी ने स्नेहा से पूछा। वह एक गैरेज में काम करते हैं, स्नेहा ने शर्माते हुए कहा। गैरेज पर हूँ, चलो अच्छा है, वैसे भी मधु को शायद ही कोई पसंद करता, चलो अच्छा है गैरेज वाला तो मिला, सरला जी ने कहा तो नेहा शर्म से पानी पानी हो गई। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी माँ से फ़ोन पर कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि जब कोई पूछेगा कि मधु दीदी का पति क्या करता है तो बताते हुए कितना शर्म आएगी। वही हुआ। माँ जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बहनोई क्या काम करते हैं, तो मैंने बोला कि गैराज में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि गैरेज में। बड़ा बुरा सा मुंह बनाया उन्होंने और कहा कि चलो ठीक है, गैरेज वाला ही सही, मधु का कोई तो मिला, नहीं तो मधु को कौन पसंद करता। मुझे बहुत बुरा लगा माँ, मुझे इतनी शर्म आई कि बस बता नहीं सकती। क्यों शर्म क्यों आई तुम्हें? क्या गैरेज पर काम करने वाला इंसान नहीं होता? माँ ने स्नेहा को डांटते हुए कहा। तुम्हें भी सरला जी को यही जवाब देना था कि क्यों गैरेज में काम करने वाले इंसान नहीं होते क्या? ज़रूरी है कि किसी कंपनी में नौकरी करने वाले ही इंसान होते हैं या अच्छे लोग होते हैं? माँ की बात सुनकर स्नेहा चुप हो गई और उसको लगा कि सही है, मुझे माँ को यही जवाब देना था कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं कि कंपनी में काम करने वाले लोग ही अच्छे हों। हाँ मधु, कहो कैसी हो? आदर्श फ़ोन पर मधु से पूछ रहा था। मैं अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं? मधु ने आदर्श के बात का जवाब देकर अपनी तरफ से पूछा। मैं भी अच्छा हूँ मधु, तुमने रिश्ता स्वीकार करके मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मधु ने हैरत से पूछा। मुझे यकीन नहीं था कि मैं 10वीं पढ़ा हुआ और तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी हुई और मैं मामूली सा गैराज पर काम करने वाला, तुम मेरा रिश्ता स्वीकार करोगी, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा मधु, सच में तुम दिल से खुश तो हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ और बाबा की खुशी के लिए रिश्ता स्वीकार किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी खुश हूँ इस रिश्ते से, मधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बताओ, तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया जो तुमने मेरा रिश्ता स्वीकार किया? मुझे आपके मम्मी पापा बहुत पसंद आए। उनकी सादगी, उनकी साफगोई बहुत पसंद आई। उनका मोहब्बत वाला रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि सगाई की रस्म में जो आपके रिश्तेदार आए थे, वह भी मुझे सब बहुत पसंद आए, मधु ने शर्माते हुए नीरज से कहा। अच्छा जी, ऐसी बात है। वैसे तुम फिक्र मत करना मधु, यह मत सोचना कभी भी कि मैं हमेशा गैरेज पर ही काम करता रहूँगा। मेरा सपना है मधु कि मैं भी बड़ा आदमी बनूँ, और मुझे अपनी किस्मत पर और तुम्हारी किस्मत पर दोनों पर भरोसा है, और उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे कामयाब करे, मेरे सपनों को पूरा करे। ज़रूर आदर्श, ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना ज़रूर सुने, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें, मधु ने दिल से आदर्श से कहा। जानकी जी और रोहित जी भी मधु से बात करते रहते थे।
राधा और अजय भी मधु को फ़ोन पर बात करके खूब हंसाते थे। मधु बहुत खुश थी कि उसका रिश्ता अच्छे लोगों में हुआ है। सभी लोग बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले हैं। माँ और बाबा भी मधु को खुश देखकर बहुत खुश होते थे। जया हमेशा मधु की खिंचाई करती रहती थी, उसे आदर्श के नाम से छेड़ा करती थी। देखते ही देखते शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। दिलीप जी और सुदेश जी मधु की शादी भी स्नेहा की शादी की तरह ही करना चाहते थे। उन्होंने इस बार भी सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। मधु ने अपना सारा सामान अपनी पसंद से ही लिया था। दिलीप जी और सुदेश जी स्नेहा को भी फ़ोन पर बार बार कहते कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारी दीदी की शादी है, घर की ही शादी है, तुम्हें तो बहुत जल्दी पहुंच जाना था। लेकिन अब स्नेहा क्या बताती कि उसे शादी में आने की परमिशन 8 दिन पहले की ही मिली है। हद तो तब हो गई जब स्नेहा ने नीरज से कहा कि मधु दीदी की शादी है, मुझे शॉपिंग करा दो। तुम ऐसा करो स्नेहा, माँ के साथ चली जाओ, माँ तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए दिला देगी। नीरज ने कहा, क्यों माँ के साथ क्यों चली जाऊँ? क्या तुमने मुझसे शादी नहीं की है जो तुम अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा पीछे हट जाते हो? तुम क्यों नहीं चल सकते मेरे साथ मार्केट? क्यों तुम मुझे शॉपिंग नहीं करा सकते? स्नेहा ने कहा तो नीरज ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ऑफिस जाना होता है, उसके बाद आकर मैं थक जाता हूँ और घर पर भी मुझे लैपटॉप पर काम करना होता है। नीरज बाहर हॉल में आया और सरला जी को बैठे हुए देखकर सरला जी से कहा, माँ स्नेहा को मधु की शादी में जाना है, इसलिए उसे शॉपिंग करनी है, आप जो उसे चाहिए दिला लाना। हाँ बेटा ठीक है, मैं आज ही जाकर उसे जो चाहिए होगा दिला लाऊंगी, सरला जी ने अपने बेटे नीरज से कहा और फिर स्नेहा से कहने लगी, वैसे तुम्हारे मायके वाले भी कुछ ना कुछ तो खरीद ही रहे होंगे ना तुम्हारे लिए। मेरा मतलब है सुदेश जी ने भी तुम्हारे लिए साड़ी वगैरह गहने वगैरह लिए होंगे ना। उन्होंने तो सब कुछ किया होगा माँ जी, लेकिन क्या मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाऊँ, ऐसे ही खाली हाथ जाऊँ? स्नेहा ने गुस्सा होते हुए कहा, बहू तुम इतनी जल्दी नाराज़ क्यों हो जाती हो? मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रही थी, मैंने यह तो कहा नहीं था कि नहीं दिलाऊंगी। कहा ना अभी नीरज से आज ही जाकर दिला लाऊंगी, इन्हें तो बस लड़ना आता है। नीरज ने स्नेहा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा और बाहर निकल गया। सरला जी मन ही मन मुस्कुराने लगी, तू कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे बेटे को तो मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। स्नेहा, सरला जी ने मन ही मन में सोचा। सरला जी स्नेहा को शॉपिंग करवाने साथ में तो ले गई, लेकिन उन्होंने स्नेहा की पसंद का स्नेहा को बिल्कुल भी खरीदने नहीं दिया। हर चीज़ में वह यही कहती कि यहाँ तो बहुत महंगा है, यहाँ तो बहुत हल्का है, यहाँ तो बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ तो कलर अच्छा नहीं है। ऐसे ही जैसे तैसे करके सरला जी स्नेहा को अपने हिसाब से शॉपिंग करा ले आई। स्नेहा का मुंह फूला हुआ देखकर नीरज ने कहा, अब क्यों मुंह फूला हुआ है तुम्हारा? अब तो माँ ने तुम्हें सब दिला दिया ना। दिला तो दिया, लेकिन सब अपनी पसंद से दिलाया है, उन्होंने मुझे अपनी पसंद का कुछ भी खरीदने नहीं दिया। स्नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, स्नेहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कुछ दिलाए तो परेशानी, कुछ नहीं दिलाए तो परेशानी। अरे माँ ने अगर अपनी पसंद का दिला दिया तो क्या हुआ, अच्छा ही दिलाया होगा ना, वरना तुमने वहाँ मना भी तो कर सकती थी, जो अब तुम मेरा भेजा खा रही हो। नीरज ने भड़कते हुए कहा तो स्नेहा ने कहा कि भेजा नहीं खा रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, समझे? और रही बात मेरी पसंद की, तो मैं अपने मायके से भी खरीद लूँगी, तुम्हें दिलाने की या परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्नेहा भी गुस्से में कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।